इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा कि AERB ने सेफ्टी कोड्स बनाए, सेफ्टी गाइडलाइंस बनाए और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे कि हमको कैसे रेगुलेट करना है इन रेडिएशन फैसिलिटीज को, राइट। और उसका मेन पर्पस क्या था और क्या है कि पब्लिक को रेडिएशन डोज, पब्लिक की सेफ्टी है, जो ऑक्यूपेशनल वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, राइट, ताकि सेफ हैंडलिंग हो रेडियो एक्टिविटी की, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। और हमने ये भी देखा कि दे से इट इज रिक्वायर्ड कि रेडिएशन वर्कर जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सेफ्टी कोड्स, सेफ्टी गाइडलाइंस जो ले डाउन किया है AERB ने, यदि उसको फॉलो करते हैं तो गाइडलाइंस ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि उसका डोज जो रिसीव करेगा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल होगा, जितना कम से कम हो सकता है उतना उसको डोज मिलेगा। और साइमल्टेनियसली जो डोज लिमिट बनाया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, वो डोज लिमिट एक्सीड नहीं करेगा, इट विल बी विद इन दैट डोज लिमिट, राइट। लेकिन डोज लिमिट जो भी बनाया वो एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट में है, लेस देन डोज लिमिट है, उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए ये जरूरी है कि हम पर्सनल मॉनिटरिंग करें, राइट। सो टू मॉनिटर द डोज रिसीव्ड बाय रेडिएशन वर्कर, they are required to be subjected to personal monitoring. मतलब उनकी पर्सनल मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, they have to be subjected to the personal monitoring. As per provisions of Atomic Energy Radiation Protection Rule 2004, इसको शॉर्ट में लिखते हैं AERPR 2004। इसके प्रोविजन के तहत, किसके प्रोविजन के तहत? ये रूल याद रखना है, कौन सा? एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004। अभी ये 4 करेंटली इट इज इन द फोर्स, आज के तारीख में हम इसी को यूज कर रहे हैं। कौन सा रूल? एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 के हिसाब से क्या होना चाहिए? पर्सनल मॉनिटरिंग कैन बी कैरिड आउट आइदर, 2 तरीके से आप कैरी कर सकते हो, कैरिड आउट कर सकते हो पर्सनल मॉनिटरिंग। एक एस्टिमेशन से कर लो या डिटर्मिनेशन से कर लो, 2 तरीके, आइदर यू यूज एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन कि रेडिएशन वर्कर को कितना रेडिएशन डोज लग रहा है, राइट। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेडिएशन डोज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जैसे हम लोग TLD यूज करते हैं, या डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स, इससे हम मेजर करेंगे। तो जहां पे डिटर्मिनेशन की बात आएगी वहां पे TLD और डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स यूज होंगे। वाइल जहां पर एस्टिमेशन की बात आ रही है वहां पे हमें असेस करना, असेसमेंट करना। कैसे? असेसमेंट ऑफ रेडिएशन डोज बाय यूजिंग रेडिएशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट। जैसे उस एरिया में जहां पर भी आदमी जा रहा है, वहां पे काम कर रहा है, वहां पे रेडिएशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हम देखेंगे उस एक्सपोजर की, उस एरिया में कितना mR/h का एक्सपोजर है और वो कितना देर तक काम कर रहा है वहां पे, या कितना देर तक जाके खड़ा रहा कोई उस एरिया में गया, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि कितना लगभग उसको डोज लगा होगा, करेक्ट। सो बाय यूजिंग रेडिएशन सर्वेमीटर एट वर्क प्लेस। दूसरा, डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ द इक्विपमेंट। जैसे मान लो कि CT है और CT में उस समय पे एक्सपोजर कितना हो रहा है, कौन सा एक्सपोजर में 130 kbp या 140 kbp पे एक्सपोजर हो रहा है। दूसरा, मशीन का डिजाइन कैसा है? मशीन का डिजाइन मतलब कि जब वो एनर्जाइज हो रहा है एक्सरे, तो सराउंडिंग रूम में कहाँ पे, किस पर्टिकुलर प्लेस पे कितना एक्सपोजर होता है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट। तो CT में भी वैसा ही होगा और आपका इसमें भी जो जनरल एक्सरे मशीन जो है उसमें भी वैसा ही होगा। सो डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट, राइट। दूसरा, इवन आपका जो पेट है या एस्पेक्ट है, जब रेडियो एक्टिविटी, जब आप पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं तो पेशेंट का स्कैनिंग होती है, तो वो कंसोल से कितना दूर है, दीवार से कितना दूर है, तो और कहाँ पे वो आदमी खड़ा था, ये सारी चीज डिजाइन में जाएंगे। तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि
कितना एक्सपोजर हो सकता है, लाइक इट इज जस्ट एस्टिमेटिंग, वी हैव नॉट गिवन देम टीएलडी या डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स। वर्क प्रोफाइल, वो कौन सा काम कर रहा है वहां पे, वो क्या इंजेक्शन दे रहा है या वो गया सिर्फ एस्कॉर्टिंग कर रहा है पेशेंट का, व्हाट वर्क ही इज डूइंग इट, वो किस काम के लिए गया था वहां पे, राइट। सो वर्क पे ये हो गया रेडिएशन सर्वे मीटर्स, राइट। दूसरा डिजाइन पैरामीटर ऑफ द इक्विपमेंट, वर्क पैरामीटर एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। ऑपरेटिंग कंडीशंस कि जब काम चल रहा है तो उसका कंडीशंस क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग कंडीशंस विल डिसाइड कि एक्सपोजर था नहीं था उस समय पे। मान लो कि एक्सरे एनर्जाइज ही नहीं है तो उस समय पे थोड़ा ना उसको एक्सपोजर लगना है, वो गया भी तो, राइट। सो ये सारे पैरामीटर्स यूज करके रेडिएशन डोज का असेसमेंट करते हैं। सो दो तरीके हो गए, एक डिटर्मिनेशन, दूसरा एस्टिमेशन। सो आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं एज पर एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 विच इज करेंटली इन फोर्स, राइट। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट जो है उसका पर्पस बेसिकली क्या है या उसका स्कोप ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प लाइसेंसी और आरएसओ, राइट, ऑन पर्सनल मॉनिटरिंग एस्पेक्ट, कि पर्सनल मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, वही वाली बात कि जो डायरेक्ट डिटर्मिनेशन होना चाहिए या एस्टिमेशन होना चाहिए, एंड इशुएंस ऑफ टीएलडी टू पर्सनल हु आर क्वालिफाइड, राइट। और किसको किसको हमें जो है टीएलडी देना है, जो लोग क्वालिफाइड हैं, ट्रेनीज हैं या ऑक्यूपेशनली एक्सपोज टू रेडिएशन है एज पर प्रैक्टिस और वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल में उनकी जो एंट्री है, जो प्रैक्टिस में जिस जॉब के लिए उनको रखा है हमने, राइट, बेस्ड ऑन दैट, राइट, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, किस लेवल की ट्रेनिंग है, राइट, और कितने वो लोग रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। तो उसके बेसिस पे आरएसओ और लाइसेंसी ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे किसको टीएलडी देना है और किसको नहीं देना है। वो समझदारी बननी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट का मेन पर्पस जो है टू हेल्प लाइसेंसी एंड आरएसओ ऑन पर्सनल मॉनिटरी एस्पेक्ट, कैसे होना चाहिए, उस डोज का रख रखाव कैसा होना चाहिए और किसको देना है और किसको नहीं देना है। ये चीजें जो है वो डिस्कस करता है इस डॉक्यूमेंट में। दूसरा, इस डॉक्यूमेंट में एक उसमें उन्होंने बोला कि इन एक्सपोजर जो लगेगा वो एक्सटर्नल लगेगा, एक्सटर्नल से भी लगेगा और इंटरनल भी इंटेक हो जाएगा तभी भी लगेगा। बट ये डॉक्यूमेंट इंटरनल डोसीमेट्री और आंखों को, आई लेंस को कितना डोज लगेगा उसके डिटर्मिनेशन की बात नहीं करता, राइट। ये क्लियरिटी के साथ उन्होंने लिखा है कि दिस इट डजंट डू, राइट। दूसरा चीज, कुछ चीजें जो हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोली है, एज ए नोट करके मेंशन किया है कि पहली चीज बोला कि प्रोविजन ऑफ टीएलडी जो है, यदि मान लो कि किसी को टीएलडी दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ हो गया। मैं टीएलडी लगा लिया तो मैं रेडिएशन से सेफ हो गया, ऐसा नहीं समझना है, पहली चीज, राइट। और दूसरी बात बोली कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, राइट, and it doesn't prevent the licensee in consultation with RSO from issuing TLD to a staff other than those mentioned here। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ जो है ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए है। वो ये नहीं मना कर, ये नहीं बोलता कि भाई जो इसमें लिखा है उसी को टीएलडी दो और कोई दूसरा आदमी जो है जो इस रेडिएशन फील्ड में आ रहा है और काम कर रहा है उसको टीएलडी आपको नहीं देना है। नहीं, वो आपको जजमेंट लेना है लाइसेंसी को और आरएसओ को किसको जरूरत है, बट एक रेफरेंस की तरह काम करेगा, एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा, उसको अपना कॉल लेना है एक्चुअली। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि ये कभी भी नहीं बोलता कि एज पर लाइक एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 में इट डजंट स्टिपुलेट कि एनी अलाउंस किसी को मिलना चाहिए रेडिएशन, जो रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं, या उसको उसके लिए लीव कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोलता। तो ये बात बिल्कुल लोगों के दिमाग में मतलब ये आ जानी चाहिए। दूसरा चीज कि ट्रेंड रेडिएशन वर्कर का डेफिनेशन उन्होंने दिया कि ट्रेंड रेडिएशन वर्कर का दोज हैविंग रिक्विजिट ट्रेनिंग टुवर्ड्स द ऑपरेशनल रेडिएशन सेफ्टी
सेफ्टी इन हैंडलिंग सोर्सेस, मतलब कैसे सोर्स को हैंडल करना है, उसमें उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, एंड प्रॉपर यूज ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस उसको पता होना चाहिए कि कैसे हमें प्रॉपरली रेडिएशन डोसीमीटर्स को, जो भी टीएलडी है या डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स यदि हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि पर्सनल मॉनिटरिंग जो है आरपीआर जो बोल रहे हैं, आरपीआर 2004 जो एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 सेज कि दो तरह से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, आइदर यूजिंग डिटर्मिनेशन मेथड्स और बाय एस्टिमेशन मेथड्स। सो डिटर्मिनेशन मेथड्स से जो पर्सनल मॉनिटरिंग करनी है तो उस केस में आता था हमारा टीएलडी बैचेस या डीआरडी, राइट, लेकिन वो किसको देना है, राइट, उससे रिलेटेड अभी बात करेंगे। तो पहला एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि क्लासिफाइड वर्कर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफाइड वर्कर उस वर्कर को बोलते हैं दोज हु आर लाइकली टू रिसीव ए डोज ग्रेटर देन 3/10 ऑफ द एनुअल डोज लिमिट। यदि 3/10 ऑफ द एनुअल डोज लिमिट से ज्यादा एक्सीड करने की संभावना है डोज की, तो उस वर्कर को हम डिजिग्नेट करते हैं क्या, क्लासिफाइड वर्कर एज पर एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये दिमाग पे बैठ जाना चाहिए। एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 के हिसाब से क्लासिफाइड वर्कर उस वर्कर को बोलेंगे जिनका डोज they are likely those worker who are likely to receive a dose greater than 3/10 of the annual dose limit। हमारे केस में, इंडिया के केस में 20 मिलीसीवर्ट एनुअल डोज लिमिट है, राइट, तो ये हो जाएगा कितना, 6 मिलीसीवर्ट। 6 मिलीसीवर्ट से ज्यादा यदि लगेगा तो उसको हम क्लासिफाइड वर्कर बोलेंगे, करेक्ट। तो किन किन लोगों को हमें डिटर्मिनिस्टिक मेथड से उनके डोज जो है पर्सनल मॉनिटरिंग करनी है, तो डोज ये क्राइटेरिया है, राइट। एक, जो लोग हैंडल हाई हजार्ड पोटेंशियल सोर्सेस, ऐसे सोर्स हैंडल कर रहे हैं जहां पे ज्यादा हजार्डस है, ओके, उनको। दूसरा, रूटीनली एक्सेस कंट्रोल एरिया, जो लोग बार बार कंट्रोल एरिया में जाते हैं। कंट्रोल एरिया कौन सा एरिया है, कंट्रोल एरिया इज द एरिया इन विच ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर चाहिए या सेफ्टी प्रिकॉशंस देना है, राइट। सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोविजन आर और कुड बी रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए चाहिए, फॉर कंट्रोलिंग एक्सपोजर और प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन, राइट। उसके लिए चाहिए ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में एक तो एक्सपोजर को कंट्रोल करना है और कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर है और सेफ्टी प्रोविजंस होना चाहिए। वैसे एरिया को हम कंट्रोल एरिया बोल रहे हैं, राइट। दूसरा जो है प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर। ये दो कंडीशंस जो है वो कंट्रोल एरिया के लिए है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लिमिट करना चाह रहे हैं या बिल्कुल प्रिवेंट करना चाह रहे हैं द पोटेंशियल एक्सपोजर को, कि एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर, जो भी जितना पोटेंशियल एक्सपोजर हो सकता है उसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, आइदर वी आर प्रिवेंटिंग कि वो हो ही नहीं तो यदि हो भी रहा तो कितना कम, मतलब उसके एक्सटेंट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो ऐसे एरिया को हम बोलेंगे कंट्रोल एरिया। और कंट्रोल एरिया का हमने दूसरा डेफिनेशन भी देखा था कि जो 6 मिलीसीवर्ट से वही 3/10 ऑफ, इससे ज्यादा यदि डोज जाने की संभावना है उस एरिया को बेस्ड ऑन द डोज हमने क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी और बोला था कि वो भी कंट्रोल एरिया में आएगा, राइट। तीसरा पॉइंट किसको देना है, टीएलडी हु वर्क इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू रेडिएशन सोर्सेज। वैसे लोग जो क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहते हैं रेडिएशन सोर्स के पास में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो लोग रेडियो फार्मेसी में काम कर रहे हैं, जो इंजेक्शन दे रहे हैं,
उसको इवन यूजिंग द लॉन्ग हैंडेड टूल्स दे आर ट्रांसफरिंग द डोजेस, राइट। तो वैसे लोगों को हमें डोजेस देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोज हु टेक पार्ट इन रेडिएशन इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर। मान लो कि कोई रेडिएशन इमरजेंसी हो गई, जैसे एसपीलेज हो गया, उस टाइम पे वो लोग काम कर रहे हैं, या कोई भी रेडिएशन इमरजेंसी हो रहा है जहां पे उस वर्कर को जाना पड़ रहा है, तो दे शुड बी मॉनिटर्ड यूजिंग टीएलडी और डीआरडी। वर्क एट ए प्लेस विथ सिग्निफिकेंट वायरिंग रेडिएशन फील्ड। ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे रेडिएशन फील्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली वैरी करता है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डे टू डे, या फ्रॉम दिन में भी। जैसे मान लो कि एक्सरे अनएनर्जाइज हुआ, उस समय पे ज्यादा डोज है, ऑफ हो गया, नहीं, राइट। कभी वो 100 केवीपी पे काम किया, कभी 140 केवीपी पे काम किया, कभी 80 केवीपी पे काम किया। सो ऑल 3 टाइम्स एक्सपोजर इज डिफरेंट। एक्टिविटी, जैसे मान लो कि कभी रीनल स्कैन हो रहा है तो 2 से 5 मिलीक्यूरी, कभी बोन स्कैन हो रहा है 20 मिलीक्यूरी, तो सिग्निफिकेंटली वेरिंग रेडिएशन फील्ड है। यू गॉट इट। सो वैसे प्लेस में यदि वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको हमें देना पड़ेगा। Those who encounter situations with a possibility of receiving dose in excess of their dose limit, as in a routine or off normal conditions, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा सिचुएशंस आए जिस सिचुएशंस में ऐसा चांसेस है कि उसको जो डोज जो मिलेगा वो डोज लिमिट से वो ज्यादा जा सकता है, राइट। इन ए रूटीन प्रोसीजर में भी जा सकता है, या ऑफ नॉर्मल कंडीशंस, वो नॉर्मल कंडीशंस नहीं है उसमें भी जा सकता है। जैसे मान लो इंटरवेंशन हो रहा है, उस केस में ज्यादा डोज जा सकता है, पॉसिबल है, जैसे एक्सरे में होता है। तो उस टाइप के सिनेरियो में भी हमें टीएलडी और डीआरडी देना है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिवाइसेस, हाउसिंग, रेडियो एक्टिव सोर्स और रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट। जैसे मान लो कि हमारा पेट स्कैनर है जीई का देखोगे तो पेट स्कैनर में क्या है, एक कैलिब्रेशन सोर्स पड़ा हुआ है जिससे आप क्यूए करते हो। तो यदि वो इक्विपमेंट को कोई छेड़ता है, जा रहा है काम करने के लिए, जो भी सर्विसिंग या मेंटेनेंस के लिए जो भी इंजीनियर होगा उसको भी टीएलडी अंडर टीएलडी मॉनिटरिंग और डीआरडी में रखना है, राइट। वो रेडियो एक्टिव सोर्स हाउस कर रहा है या रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट है, वो यदि एक्सरे ट्यूब के साथ या सीटी ट्यूब के साथ काम कर रहा है, सर्विस और मेंटेनेंस कर रहा है, तो दे ऑल्सो नीड टू बी राइट। मेडिकल साइक्लोट्रॉन में रेडिएशन सोर्सेज हैंडल होते हैं। जब कई बार क्या होता है कि जो टारगेट जो होता है वो जब टारगेट रीबिल्ड करते हैं, टारगेट रीबिल्डिंग के टाइम पे जो होता है उसमें एक्सपोजर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब इतना बीम डेली जो है आप उससे रेडिएट करते हो तो वो खुद ही रेडियो एक्टिव हो जाता है, बहुत सारे मटेरियल। तो उधर की तरफ कोई भी सर्विस और मेंटेनेंस करेगा, दे शुड कम अंडर, यस, उनको टीएलडी और डीआरडी देना है, करेक्ट। सो पर्सनल मॉनिटरिंग जो है वो एस्टिमेशन मेथड से कैसे करना है, राइट। सो स्पेशली कैसे करना ही नहीं, पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए एस्टिमेशन मेथड्स तो यूज करना ही, वो तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि वर्क प्रोफाइल कैसा है, रेडिएशन सर्वे मेथड यूज करना है, कितना देर वो जाकर के वहां पर काम कर सकता है, और किस इक्विपमेंट का डिजाइन कैसा है, वहां पे एक्टिविटी कैसे चलती है, किस टाइप का वायरिंग रेडिएशन फील्ड है, उसके बारे में जानकारी हो तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। अब है कि किन किन वर्कर्स का कौन कौन से लोग होने चाहिए होंगे जिनको हम एस्टिमेशन मेथड से उनका डोज रिकॉर्ड करेंगे, किस टाइप के लोग होंगे, उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉइंट है कि हैव दोज हु हैव लिमिटेड और नॉन रूटीन एक्सेस, उनको वो हमेशा वो नहीं जाते होते, उनको अलाउ नहीं किया गया, लिमिटेड है, जरूरत पड़ेगा तो तुम जाओगे, नहीं जाए तो नहीं जाना, राइट। तो हो गया हैव लिमिटेड और नॉन रूटीन एक्सेस टू कंट्रोल एरिया, मतलब वो कंट्रोल एरिया में नहीं जाते वो लोग, राइट।
दूसरा, कंट्रोल एरिया में क्या बोला, कंट्रोल एरिया में कौन सा होगा, नेचुरली वहां पे हाई एक्सपोजर था, इसीलिए स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर भी था, प्रोटेक्शन मेजर भी था। तो वो एरिया जहां पे रेडिएशन सोर्सेज आर स्टोर्ड और हैंड, वो सारे एरिया जो होंगे वो कंट्रोल्ड एरिया में चले जाएंगे। राइट, जहां पे रेडिएशन सोर्स स्टोर्ड है, क्या रेडिएशन सोर्स हैंडल किया जाता है, दैट एरिया विल बी कॉल्ड कंट्रोल एरिया। तो उधर उस इंसान के जो भी वर्कर है उसकी एंट्री लिमिटेड है, या नो रूटीन एक्सेस, वो रूटीनली उधर नहीं जाता, वो एस्टिमेशन मेथड में आएगा, उसका डोज असेस एस्टिमेशन मेथड से होगा। दूसरा पॉइंट, हैव नो एक्सेस टू कंट्रोल एरिया, वो कंट्रोल एरिया में उसका एक्सेस नहीं है, मतलब वो कंट्रोल एरिया में नहीं जाता। राइट, एंड लाइकली टू एक्सेस सुपरवाइज्ड एरिया, लेकिन वो सुपरवाइज्ड एरिया में जाता है। करेक्ट, वो आदमी जो वर्कर जो है वो कंट्रोल एरिया में तो नहीं जाता, उसका एक्सेस नहीं है, लेकिन वो सुपरवाइज्ड एरिया में जाता है। सुपरवाइज्ड एरिया वेयर नो रेडिएशन सोर्सेज आर प्रेजेंट, राइट, सच एज कंट्रोल कंसोल रूम। राइट, और एग्जाम्पल क्या दिया, मेडिकल अटेंडेंट्स, एक कंपनी पेशेंट्स, वो मेडिकल अटेंडेंट भी जो है, जो देखो पब्लिक का एग्जाम्पल दिया, सिर्फ स्टाफ का नहीं दिया यहाँ पे, कि मेडिकल अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है और वो कंसोल के पास जा रहा है, कंसोल एरिया में जा रहे हैं, राइट, तो उसको उसका भी डोज कैसे मेजर करना है, एक्सेस करना है, एस्टिमेशन मेथड से करना है, क्योंकि वो पब्लिक है और वो कहाँ जा रहा है, कंट्रोल एरिया, वो सुपरवाइज्ड एरिया में जा रहा है। करेक्ट, तो सुपरवाइज्ड एरिया का डिफिनेशन क्या है, सुपरवाइज्ड एरिया वो एरिया है, एनी एरिया को सुपरवाइज्ड एरिया बोलते हैं विच इज नॉट ऑलरेडी डिजाइनेटेड एज ए कंट्रोल एरिया, उसको कंट्रोल एरिया की तरह नाम नहीं दिया गया, लेकिन बट वेयर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंडीशंस आर केप्ट अंडर रिव्यू, मतलब एक्सपोजर जो है वहां का अंडर रिव्यू है, इवन दो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स एंड सेफ्टी प्रोविजंस आर नॉर्मली नॉट नीडेड, नहीं जरूरत है, नॉर्मली इट्स नॉट रिक्वायर्ड, सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स जो है आप प्रोटेक्शन मेजर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, लेकिन अंडर रिव्यू रख रहे हो, तो वो एरिया जो होगा वो सुपरवाइज्ड एरिया हो, तो उसका सुपरवाइज्ड एरिया में एक्सेस है, जैसे कंट्रोल कंसोल की बात करें तो उसका भी डोज एस्टिमेशन जो है एस्टिमेशन मेथड से उसका डोज असेस करना है। तीसरा टाइप, दोज हु वर्क विद रेडिएशन सोर्सेस और इक्विपमेंट वेयर रेडिएशन लेवल्स आर टू लो, रेडिएशन लेवल है लेकिन बहुत कम है, राइट, रेडिएशन लेवल आर टू लो और इक्विपमेंट इज सो डिजाइन दैट इट ऑफर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन बाय डिजाइन इटसेल्फ, मतलब इक्विपमेंट ऐसे डिजाइंड है कि जहां से क्या हो रहा है कि रेडिएशन निकल ही नहीं रहा, मतलब प्रोटेक्शन काफी अच्छा है, यदि रेडिएशन आ भी रहा तो बहुत कम है, और बाय नेचर ऑफ प्रैक्टिस नो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू इंडिविजुअल इज इन्वेसाइज्ड, मतलब बाय नेचर ऑफ द प्रैक्टिस, मतलब जो काम वहां पे होता है, वो जिस काम के लिए जा रहा है, राइट, वहां पे जो भी काम चलता है वहां से ऐसा नहीं है कोई सिग्निफिकेंट एक्सपोजर जो है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आने की संभावना ऐसे दिखती नहीं, करेक्ट, ऐसी नहीं दिखती है, संभावना नहीं है, करेक्ट, तो भी हम लोग क्या करेंगे, किससे करेंगे, एस्टिमेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हमने देखा कि एस्टिमेशन जो है बाय यूजिंग एस्टिमेशन मेथड्स, कौन कौन से रेडिएशन वर्कर्स हैं या पब्लिक मेंबर्स ऑफ द पब्लिक है, राइट, जिनका असेसमेंट जो होना चाहिए बाय एस्टिमेशन मेथड होना चाहिए, डोज का असेसमेंट, राइट, सिर्फ डोज का असेसमेंट करने तक ही बात नहीं सीमित होती है, आगे की भी बात बनती है। आगे की बात क्या है कि व्हेन पर्सनल मॉनिटरिंग जो है इज थ्रू एस्टिमेशन, तो लाइसेंसी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, देखो, यदि एस्टिमेशन से भी किया है तो लाइसेंसी शुड मेंटेन डिटेल्स ऑफ द बेसिस फॉर मॉनिटरिंग थ्रू एस्टिमेशन, मतलब किस बेसिस पे वो मॉनिटरिंग हुई थी वो डिटेल भी उसको रखना है, बोला शुड मेंटेन डिटेल्स
ऑफ द बेसिस फॉर मॉनिटरिंग थ्रू एस्टिमेशंस। दूसरा बोला द एस्टिमेटेड इंडिविजुअल डोज बेस्ड ऑन डिजाइन पैरामीटर्स एंड मेजरमेंट्स and time spent by the individual in controlled areas where applicable। क्या बोल रहे कि ये बोल रहे हैं कि लाइसेंसी का काम क्या है कि वो डोज जो है वो मेंटेन रखे। पहली चीज कि किस बेसिस पे ये डोज का एस्टिमेशन हुआ था, जैसे उसने एग्जांपल दिया कि बेस्ड ऑन डिजाइन पैरामीटर्स की फैसिलिटी कैसी डिजाइन है, एंड मेजरमेंट्स मतलब डिजाइन पर रेडिएशन सर्वे मीटर से जो मेजरमेंट लिया था, वहां पे एक्सपोजर का लिमिट ये था, वो आदमी जो भी काम कर रहा था इंडिविजुअल वो कितना टाइम वहां पे स्पेंड किया, राइट। तो वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए उसके पास कि ये पर्टिकुलर डोज रेट था आज का, जितने देर तक वो रहा था इसलिए उसको इतना डोज लगा होगा, जब मशीन चल रहा था उस समय पे इतना डोज आता है, ये सारे रिकॉर्ड जो है उसके पास होना चाहिए, राइट। दूसरे क्या बोले, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइसेंसी टू इंश्योर थ्रू पीरियोडिक असेसमेंट। क्या पीरियोडिक असेसमेंट मतलब आपका जो सर्वे मॉनिटरिंग होती है, जैसे मान लो कि आपके पास डिजिटल एरिया मॉनिटर लगा हुआ है, तो डिजिटल एरिया मॉनिटर पे आपको डोज डिस्प्ले हो रहा है उस एरिया का, तो उस एरिया में कोई भी जाएगा तो रफली कितना देर तक रह रहा है उस डोज रेट से मल्टीप्लाई करोगे आपको डोज मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइसेंसी कि वो कहां से इंश्योर करे, इंश्योर थ्रू पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट लेना मतलब पीरियोडिकली उसको रेडिएशन सर्वे का रिपोर्ट जो है वो रखना है। इसलिए जब भी AERB की विजिट होती है, कोई भी टीम आएगी, वो पीरियोडिक मॉनिटरिंग के रिकॉर्ड्स मांगती है कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज थे, और प्लस जब भी आप एनुअल सेफ्टी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हो उस समय पे भी आपको पीरियोडिक मॉनिटरिंग का एक डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ता है रफली, कि आपको लिखना पड़ता है कि मेरे पास पीरियोडिक मॉनिटरिंग के सारे रिकॉर्ड्स हैं। सो ऑन जब वो आ रहे हैं तो उस समय सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाने हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि बस ये तो है ही नहीं, नो। इसलिए देखो पहले डाल दिया क्या, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइसेंसी टू इंश्योर कि भाई पीरियोडिक असेसमेंट जो है वो डोज का होता है, पीरियोडिक असेसमेंट होता है, दैट वर्क पैटर्न्स ऑफ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल कंटिन्यू टू बी इन कन्फर्मेटरी ऑफ द एजम्पशंस मेड इन द एस्टिमेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहे हैं कि लाइसेंसी का ये है कि जो भी पीरियोडिक असेसमेंट जो से वो डोज रिकॉर्ड मान लो कि दे रहा है, बता रहा है, राइट, उसके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, राइट। फिर जिसका आप डोज रख रहे हो, जिसका भी डोज आपने रिकॉर्ड में मेंशन किया, उसका वर्क पैटर्न कैसा है, वो कितनी बार जाता है वहां पे, मेरे पास समझ रहे, वो जाएगा तभी तो उसको रेडिएशन लगेगा, राइट। तो पीरियोडिक असेसमेंट जो जिस बेसिस पे आप डोज कैलकुलेट करके उसको बता रहे हो कि इतना लगा होगा या इतना उसका रेडिएशन डोज जो है वो उसने रिसीव किया, तो वो तो बताना जरूरी है कि वो इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है, उसका वर्क पैटर्न क्या है, करेक्ट। और यहाँ पे लिखा है और इंडिविजुअल कंटिन्यू टू बी इन कन्फॉर्मेटी, मतलब इसका मतलब होता है कि विद द एजम्पशंस मेड इन द एस्टिमेशन, मतलब एजम्पशंस क्या मेड हुआ कि एक्सपोजर लेवल इतना होता है, तो वो सही है या नहीं है, वो इंश्योर करना किसका काम है, लाइसेंसी का। और कैसे इंश्योर करेगा कि जो आदमी डोज मेजर करेगा रोज या जब भी जो भी पीरियोडिक उसने अपना शेड्यूल बनाया है उस पीरियोडिक शेड्यूल पे मेजर करके इंटर करेगा। जैसे रेडियो फार्मेसी में देखा होगा, जब तुम लोगों की पोस्टिंग हो रही होगी, अभी तक हुई है, वो करवाती है कि रेडिएशन सर्वे का कहाँ पे कितना है, तो वो रिकॉर्ड वहां पे आदमी खड़ा होगा तो कितना डोज लगेगा वहां से आप मेंटेन कर सकते हो, वहां से आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास वो लिखा ही हुआ नहीं है तो फिर आप उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे। कंफर्म करने का मतलब ये होता है, कंफर्मेटरी।
जिस बेसिस पे आपने डोज कैलकुलेशंस किया वो एक्चुअली में उतना एक्सपोजर था उसमें, वो इंश्योर करना लाइसेंसी का काम है, राइट। द पर्सनल फॉर होम रेडिएशन डोज कैन बी एस्टिमेटेड, कौन कौन से लोग होंगे? जो प्रोबेबल लोग जिनके लिए डोज एस्टिमेशन करा जाएगा, एस्टिमेशन मेथड से यूज करा जाता है, तो अटेंडेंट्स या स्टाफ वर्किंग इन सुपरवाइज्ड एरिया में, लेकिन उनकी ओकेजनल एंट्री जो है वो कंट्रोल्ड एरिया में भी होती है, कभी कभी वो कंट्रोल्ड एरिया में भी जाते हैं, अदरवाइज दे आर वर्किंग इन द सुपरवाइज्ड एरिया। उनका डोज एस्टिमेशन मेथड से असेस करना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो ओकेजनली इंटर करते हैं कंट्रोल्ड एरिया में, लेकिन अगेन वही, बाकी तो सुपरवाइज्ड एरिया में तो जा ही रहे हैं, ओकेजनल कंट्रोल्ड एरिया में जा रहे हैं, वो बार बार हमेशा नहीं जा रहे, कभी चले गए, तो उनका एस्टिमेशन मेथड से आप कर सकते हैं। ऑपरेटर्स ऑफ गामा इरेडिएशन चैम्बर्स, गामा इरेडिएशन चैम्बर्स का यूज जो होता है वो ब्लड इरेडिएटेड के लिए होता है। वो जो ब्लड जब ट्रांसफ्यूज करते हो ना, उसके पहले उसको इरेडिएट करते हैं, राइट। तो गामा इरेडिएटर वो अच्छे से सील्डेड होता है पूरा, वहां बहुत कम एक्सपोजर होता है, तो वो सुपरवाइज्ड एरिया में जाता है, तो वहां का भी डोज जो है वो एस्टिमेशन मेथड से करा जा सकता है, ठीक है। और कुछ पूछना है?